नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। क्विक रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं भारत से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। कर्क रेखा की अगर बात करें, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीच से होकर लगभग गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों की स्थिति की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तटीय लंबाई जो पुरानी थी वो टोटल थी 7516.6 किलोमीटर, लेकिन नई आधिकारिक माप 2023-24 की रिपोर्ट में भारत की कुल तटीय लंबाई 11,098.8 किलोमीटर पाई गई है। तो ये लंबाई बढ़ी कैसे? पहले क्या था, एक सीधी रेखा में नापा जाता था। अब जैसे घुमाव है तो घुमाव को भी घुमा घुमा के नापा गया है, तो इससे इसकी लंबाई बढ़ गई है 11,098.8 किलोमीटर तक। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, मुख्य भूमि से दूर। और जो मुख्य भूमि पर है वो कन्याकुमारी है। सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत के भौगोलिक स्वरूप। तो भारत को 6 मुख्य भू आकृतियों में बांटा गया है। एक हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठी द्वीप समूह। तो हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और यह सबसे युवा बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स जिसको कहते हैं। इसके विभाजन की अगर बात करें तो महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और माउंट एवरेस्ट इसी में है, 8848.86 मीटर, और कंचनजंगा 8598 मीटर इसी में है। मध्य हिमालय हिमाचल 3700 से 4500 मीटर के बीच में ये ऊंचाई रखता है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं प्रमुख हैं। यहाँ के प्रसिद्ध दर्रे हैं बारालाचला और सिपिकला। एक दर्रे का अलग से सेक्शन ऐड किया है, वो सारे दर्रे अभी हम पढ़ेंगे बाद में। अगला जो प्रकार है विभाजन है हिमालय का, वो है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यह है शिवालिक, 900 से 1100 मीटर ऊंची है। यहाँ की घाटियों को दून कहते हैं, जैसे देहरादून। इसका एक और वर्गीकरण आता है ट्रांस हिमालय। जो तिब्बती हिमालय है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। नदियों के आधार पर अगर विभाजन की बात करें तो सतलुज और काली नदियों के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल, ब्रह्मपुत्र घाटी के पार हिमालय पूर्व की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल बनता है। इसमें पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां शामिल है। प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर में जोजिला और सिक्किम में नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा विशेष टॉपिक वो है उत्तर का विशाल मैदान। निर्माण होता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। यमुना नदी का भी इसमें काफी योगदान है। क्षेत्र यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पंजाब मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा, गंगा मैदान घग्गर और तीस्ता के बीच और ब्रह्मपुत्र मैदान में विभाजित है। भू आकृतियों की अगर बात करें तो भाबर शिवालिक की तलहटी में कंकड़ से बनी सकरी पट्टी नदियां यहां आकर विलुप्त हो जाती हैं। तराई भाबर के दक्षिण में नम और दलदली क्षेत्र है। भांगर या बांगर दोनों एक ही बात है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से यह बना है। यहाँ कैल्शियम युक्त निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी बाढ़ वाले मैदानों में बहुत उपजाऊ होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। विशेषता क्या है? यह गोंड वाला भूमि के टूटने से बना है। यह खनिज संसाधनों का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। 2 मुख्य भाग हैं इसके। एक मध्य उच्च भूमि जहां पर अरावली श्रृंखला इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां इसी क्षेत्र में बहती हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी 2695 मीटर है, जो पश्चिम घाट में स्थित है।
दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी से बना यह क्षेत्र ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित है। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 mm से कम होती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तटीय मैदान पश्चिमी तट का 3 भाग है इसके। एक कोंकण तट है मुंबई से गोवा, दूसरा है कन्नड़ मैदान और तीसरा है मालाबार तट जो केरल में है। पूर्वी तट की अगर बात करें तो उत्कल तट है, आंध्र तट है और कोरोमंडल तट है। द्वीप समूह की अगर बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, प्रवाल से बना है, राजधानी इसकी कवरत्ती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है ये। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, भारत की जलवायु और मानसून। जलवायु, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ लाती हैं जिससे उत्तर भारत में वर्षा होती है। आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो आमों के पकने में सहायक होती है। मानसून का लौटना अक्टूबर नवंबर में होता है जिससे कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे भारत की मिट्टी यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया की। जलोढ़ मिट्टी भारत की 40% से अधिक भूमि तक फैली है। इसमें पोटास प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। अगर काली मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए आदर्श है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास से समृद्ध होती है। यह नमी धारण करने की क्षमता रखती है। लाल और पीली मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। जल योजन के बाद हाइड्रेशन हो जाता है इसका, तो यह पीली दिखाई देती है। लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो भारी वर्षा के कारण निच्छालन से बनती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ मोहगनी, एबोनी, रोजवुड जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ये वन घने और बहुस्तरीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून वन भी कहते हैं इनको। साल, सागौन, चंदन, शीशम, महुआ यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। पर्वतीय वनों की अगर बात करें तो ऊंचाई के साथ वनस्पति में बदलाव होता है। 1500 से 3000 मिलीमीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन और देवदार पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट 2023 की अगर बात करें तो वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल जो है भारत का वो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। प्रमुख नदियां और जल निकासी प्रणाली। सिंधु नदी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। सिंधु नदी है ये भारत की नदी है, ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है 2900 किलोमीटर की। लेकिन जो गंगा नदी है ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो तिब्बत में इसे यारलुंग तंगस्गुपो कहते हैं। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये याद रखिएगा। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसके अनुसार भारत सिंधु नदी के जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। आप सोचिए, एक सिंधु नदी का जल केवल भारत 20% प्रयोग करेगा, पाकिस्तान 80% करेगा। ये कहाँ का न्याय है? तो अभी जब लड़ाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में तो सरकार ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और इसको होल्ड पर रख दिया है। अब भारत की सरकार कह रही है कि सिंधु के जल पर पूरा हक भारतीयों का है। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। हमारा अगला टॉपिक है जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत के कुल जल संसाधनों का 70% सतही जल है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है, यह सोवियत संघ के सहयोग से बनी है
और इससे सिंचाई और बिजली उत्पादन का लाभ होता है। भूजल संसाधन, भारत में कुल भूजल संसाधनों का 32% गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। सिंचाई, भारत में लगभग 89% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत में कृषि। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। फसल ऋतुएं, खरीफ फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और मूंगफली। रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, जो आपका अप्रैल में बुवाई होती है और मई जून तक इनकी कटाई हो जाती है। हरित क्रांति 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्मों HYV हाई यील्डिंग जो बीज थे उनका प्रयोग करके इनका भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। हमारा अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। लौह अयस्क, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु खनिज। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मैग्नीज की अगर बात करें तो इस्पात के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अभ्रक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उद्योगों में उपयोग होता है। झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक हैं। अब बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। गैर नवीकरणीय पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और प्रमुख क्षेत्र हैं इसके झरिया, रानीगंज और बोकारो। पेट्रोलियम, भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। भारत की प्रमुख उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। प्रमुख केंद्र हैं जमशेदपुर, बोकारो झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। सूती वस्त्र उद्योग, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग, मुंबई को भारत की सूती वस्त्री राजधानी कहते हैं। चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परिवहन के साधन। सड़क परिवहन, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। रेल परिवहन, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। जल परिवहन की बात करें तो सबसे सस्ता साधन है। भारत में 13 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सुपर हाईवे परियोजना है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में जनसंख्या की। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या उस समय 121 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या का 17.7%। नई जनगणना की घोषणा हो चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का दूसरा है, लेकिन अब जो रियल डेटा है उसमें भारत पहले स्थान पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अभी नई जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, वो 2027 में आएंगे तो आपकी तब नए आंकड़े आएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 74.04%, सर्वाधिक केरल 94% और न्यूनतम बिहार 61.8%। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्से भूकंप प्रभावित संभावित क्षेत्र हैं। सुनामी, 2004 की सुनामी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और गुजरात भी हुआ था। चक्रवात भारत में पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर अक्सर आते रहते हैं। जनजातियां और भाषाएं, भारत में जनजातियां सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। संथाल झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गोंड भारत में दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। महत्वपूर्ण शहर और भौगोलिक उपनाम, बेंगलुरु का जो उपनाम है वो है सिलिकॉन वैली। जमशेदपुर का है पिट्सबर्ग। अहमदाबाद का है भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते थे। चेन्नई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यह एक विवर्तनिक झील है, टेक्टोनिक लेक। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। सबसे अधिक खारी झील सांवर झील है, यह राजस्थान में है। जलप्रपात की अगर बात की जाए तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी सबसे ऊंची चोटियां। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये 1501 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये 1350 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिम और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, इस जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। शिपिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। थाल घाट महाराष्ट्र में है, यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा केरल में है, यह केरल में पालक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताइएगा कौन कौन से हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्रयागराज, नैनी भी आपको कई जगह लिखा मिलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में गंगा नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, गार्डविन ऑस्ट्रीन जिसको कहा जाता है। ये 8611 मीटर है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो लगभग 8598 मीटर है। सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये रहा आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।